तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि पर जानकारी, श्री विधि से धान की खेती, हमारे राज्य बिहार झारखंड में दलहनी फसलों के तहत अरहर का प्रमुख स्थान है और अभी इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो जो किसान भाई अरहर की बुआई करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्मों के साथ साथ इसकी बुआई करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र कुमार। बिहार में वैसे तो अरहर का क्षेत्रफल दिनों दिन घट रहा है, पर एक अच्छी बात यह है कि अरहर की उत्पादकता बढ़ी है। अरहर में हम लोग राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय काफ़ी काम किए हैं। प्रभेदों में जो मुख्य रूप से अभी जो यहाँ लगाई जाती हैं, तो अरहर में दो तरह की प्रभेदें होती हैं, एक मध्यम अवधि की और दूसरी लंबी अवधि की। उत्तर बिहार में खास तौर से मध्यम अवधि की अरहर का उत्पादन करना अभी संभव नहीं है, जबकि दक्षिण बिहार में दोनों तरह के अरहर का उत्पादन किया जा सकता है। उत्तर बिहार के लिए जो अच्छी प्रभेद हैं, उसमें जो यहाँ की सबसे अच्छी प्रभेद मानी जाती है उसका नाम बहार है। यह 250 से 55 दिन में तैयार होती है। इसका बुआई का सही समय 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में होता है। यदि किसान भाई इसको अंतर्वर्ती खेती में करना चाहते हैं, हल्दी के साथ या किसी अन्य फसल के साथ, उर्द मूंग के साथ, तो इसको 15 जून से और 30 जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी प्रभेद जो यहाँ के लिए जो अनुकूल है, वो अभी तुरंत जो हम लोग यहाँ से विकसित किए हैं, राजेंद्र अरहर एक। इसकी कुल अवधि जो है 245 दिन की है और पूरी जुलाई में बुआई इसकी की जा सकती है और पूरे बिहार के लिए उपयुक्त प्रभेद है। तीसरी प्रभेद जो पूषा 9 है, इस प्रभेद की विशेषता है कि यह 2 अवधि में, एक रबी अरहर जो बिहार के लिए एक अच्छी संभावना है, उसमें खेती की जा सकती है, जिसकी बुआई 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। जबकि लंबी अवधि के लिए इसकी बुआई भी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में करते हैं। इस प्रभेद की खासियत यह है, कम समय में 240 से 45 दिन में, जब लंबी अवधि में जुलाई में बोते हैं तो तैयार होती है। तीसरी जो बिहार के लिए अनुशंसित किस्म है, जो नरेंद्र अरहर एक करके विकसित की गई है। नरेंद्र अरहर एक की खासियत है कि यह
जो स्टेरिलिटी मोज़ेक डिजीज है उससे अप्रतिरोधी होती है, जबकि इसकी उपज क्षमता आपको 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इस खेती का इसका जो है पूरे बिहार के लिए अनुशंसित है। समय से जो बुआई करने के लिए, शुद्ध अरहर की फसल बुआई करने के लिए कतार से कतार की दूरी आप 60 सेंटीमीटर रखें और पौधा से पौधा की दूरी आप 20 सेंटीमीटर। इस तरह से जो वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ समतल ज़मीन है वहाँ मेढ़ों पर इसकी बुआई करना ज़्यादा लाभकारी होता है, जबकि अरहर इतना पानी के लिए, सिंचित एरिया के लिए इतना सेंसिटिव है कि अगर अरहर के खेत में 5 से 6 घंटा अगर पानी लग जाता है तो अरहर की फसल सूख जाती है। इसीलिए मेढ़ों पर बुआई करना इसके लिए उत्तम माना जाता है। बीजोपचार हेतु बीजों को बोनी से पूर्व 2.5 ग्राम थायराम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें एवं फफूंदनाशक के बाद राइजोबियम कल्चर 4.10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों को उपचारित करें, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो बोनी के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से सीड ड्रिल की सहायता से बेसल खाद के रूप में दें। साथ ही बीज की बुवाई 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। किसान भाइयों, कृषि के जोखिमों को कम करने हेतु आप अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसल रूप सोयाबीन की, अरहर गन्ना, उरहर उर्द, अरहर मूंग, अरहर लोबिया लगा सकते हैं, जो अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों में ऐसी धारणा है कि धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन इस फसल को उगाने के लिए अगर आप धान की SRI विधि को अपनाते हैं तो इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो कृषक भाइयों, आप कैसे करें SRI विधि से धान की खेती, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, श्री विधि धान उत्पादन करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है और सीधी विधि से धान की खेती करने से किसान जो सामान्य तरीके से धान की खेती करते हैं उससे लगभग 2 गुना से 2.5 गुना तक उपज बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि श्री विधि की खेती किस खेत पे करें, मतलब खेतों का चयन श्री विधि की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि खेतों का चयन इस तरीके से होना चाहिए कि ऐसे जमीन का चयन करें जिसमें जब हमको इच्छा हो पानी डाल सकते हैं और जिस समय हमको इच्छा हो हम पानी को निकाल सकते हैं, यानी अपने मन के हिसाब से हम पानी की व्यवस्था उसमें करें, तो ऐसे जमीन का चयन श्री विधि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दूसरा चीज ये है कि श्री विधि में किस्म किसी भी किस्म के साथ इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो अभी बिहार में जो मौसम चल रहा है उसमें आप लंबी अवधि की किस्में जो हैं, जो 150, 55, 60 दिन में तैयार होती है, उसमें आप श्री विधि का खेती न करें। आप अल्प अवधि की किस्में जो 120, 25 दिन में तैयार हो जाए या 130, 35 दिन में जो तैयार हो जाए, या जितनी भी संकर किस्म संकर धान है वो सभी धानों में आप श्री विधि की खेती कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि श्री विधि में आप जो है सो बिचड़े का उम्र पे बहुत ख्याल किया जाता है। सबसे पहले अगर आप बिचड़े का उम्र देखें तो 10 से 12 दिन का बिचड़ा, यानी 2 पत्ता या 3 पत्ते जब इसमें निकल जाएं तो आप इसमें रुपाई कर दें। अगर आप इसको विलम्ब से और रोपेंगे तो उपज पे इसका प्रभाव पड़ेगा। उर्वरक प्रबंधन में इसमें कहा जाता है जैविक खाद है, इसके माध्यम से आप इसमें करें तो 50% जैविक खाद के द्वारा और 50% भाग जो है सो रासायनिक खाद के द्वारा आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद में आप गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट 6 से 7 टन 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अगर आप डालेंगे तो 50% इसका रिक्वायरमेंट आपको पूरा कर देगा। बाद बाकी नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, यूरिया, DAP और म्यूरेट और पोटास के माध्यम से आप इसमें दीजिए कि धान में हम 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास की हम बात करते हैं। खेत में मिट्टी जांच के आधार पर अगर जिंक की कमी हो, सल्फर की कमी हो तो आप इसका उपयोग कीजिए। कि इसको किस तरीके से खेत में लगावें,
कदवा करते हैं वो करें, लेकिन कदवा करते समय आप व्यवस्था रखें कि इसमें ज़्यादा जल जमाव नहीं हो, जिसमें आप ठीक से उसको छोटे उम्र का बिचड़ा है, 10 से 12 दिन का बिचड़ा है, इसको आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी 1 वर्ग मीटर में 16 पौधे ही आप उसमें लगाएं। और लगाते समय आप विशेष ध्यान ये रखें कि इसमें उथली रोपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप बिल्कुल भी गाड़े नहीं बल्कि जमीन के ऊपर ही आप इसको रख दें तो धान का पौधा स्वतः अपने आप इसमें जम जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें एक स्थान पे आप केवल एक ही पौध लगावे, एक से ज्यादा पौध नहीं लगावे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कल्ला इसमें पड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निकौनी बहुत महत्वपूर्ण है। निकौनी आप हम खरपतवार नियंत्रण वाले दवाई से नहीं करें, बल्कि रोपने के 10 दिन के बाद और प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार आप कोनो वीडर से इसका निकौनी करें। और इससे लाभ ये होता है कि कोनो वीडर चलाने से खरपतवार का प्रबंधन के साथ साथ भूमि में इसका कोरनी होता है और वायु का संचार होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले इसमें निकलते हैं। और अंत में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। धान में हम देखते हैं कि पानी हम बहुत लगा देते हैं और पानी जब तक पड़ा रहता है वो मतलब उसमें लगा ही रहता है, तो ऐसे में कल्लों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। हम इसमें जो सूखा और गीला विधि से इसमें हम करते हैं, जब खेत में ज़रूरत पड़े तो पानी दे दिए और उसके बाद पानी निकाल दिए, और पानी निकालने के बाद 1 से 2 से 3 दिन हम रुक जाते हैं, देखते हैं कि इसमें दरार फटने की अवस्था नहीं हो। और जब तक दरार फटने की अवस्था नहीं बने तब तक आप इसमें पानी नहीं दीजिए, कोनो वीडर चलाते रहिए। और इस तरीके से आप अगर प्रबंधन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले इसमें निकलेंगे। और आप देखिएगा कि एक पौध में जहां आप एक पौधा लगाए हैं वहां कम से कम औसतन 50 से 60 पौधे कल्ले आपको निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा भी कल्ले निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा कल्लों की संख्या होने से और कल्लों में बालियां लगने से, और बालियां में जब दाना भरता है तो यही कल्ले जो है सो उपज में परिवर्तित हो जाते हैं। और इससे करीब करीब जो सामान्य तरीके से आप अगर 25 से 30 या 40-50 कुंटल हेक्टेयर अगर आप लेते हैं, उसमें सामान्य तरीके से 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आपकी उपज हो सकती है। और इसमें आपको बीज भी कम लगेगा, लेकिन आपको समय से लगाना और समय से खाद पानी और निकौनी इस सब की व्यवस्था करने से आप श्री विधि से अच्छी खेती कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे बताएंगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फूल गोभी की उन्नतशील किस्में एवं रोपाई तकनीक, आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। 11 मई से अब नए समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे जिन किसान भाइयों ने जून माह में फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी, उनके यहाँ नर्सरी में इसकी पौध रोपाई योग्य हो गई होगी और कई कृषक तो इसकी रोपाई के कार्य में लगे हुए भी होंगे। लेकिन फूल गोभी की रोपाई करते समय कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इन प्रबंधन कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के डॉक्टर सुधीर दास। जो कौन सी प्रभेद जो है जो कि आगात में लगाई जाती है, उसका जब तक आप चयन नहीं करेंगे तो आपको उसका सही फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आगात फूल गोभी की खेती के लिए किसान भाई आप सबसे पहले किस्म का है उसका चयन करें, जैसे कि हाजीपुर आगात हमारे बिहार में खास करके काफी ये पॉपुलर है। इसके अलावे आप कुमारी है, पूसा दीपावली है, पूसा केतकी 1 है, पूसा केतकी है। एक और प्रभेद जो न्यू अभी रिलीज हुई है, पूसा हाइब्रिड K1 करके आती है, जो आगात किस्म में काफी पॉपुलर है। इसके अलावे एक पूसा ईयरली सिंथेटिक है। ये सभी प्रभेद जो है आगात फूलगोभी की खेती के लिए काफी अच्छी प्रभेद है। इसी प्रभेद में से किसी एक प्रभेद का या 2 प्रभेद का आप अपना रकबा के अनुसार किसान भाई चयन कर लेंगे और इसके लिए आप फिर नर्सरी गिराएंगे। नर्सरी ये बरसात का समय है किसान भाई, बरसात के समय में नर्सरी गिराने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। अगर आप नर्सरी खुले खेत में डाल देंगे तो जब बारिश होगी, जब आपका पौधे जब नर्सरी में 1 या 2-3 सेंटीमीटर का ऊपर आता है तो देखेंगे कि हेवी बारिश के कारण जो है वो टोटल पौधा आपका डैमेज हो जाएगा, जिसका नुकसान आपको फिर आप जो खेत की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास पौधे नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए आप पॉली टनल या उस पर नेट लगा दीजिए। नेट के नीचे जो है आप नर्सरी बना के गोभी का नर्सरी लगा के आप उसका खेती कर सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी जो किसान भाई आप करेंगे खेत की तैयारी, जब नर्सरी आप गिरा देते हैं, नर्सरी गिराने के बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर, क्योंकि आप नर्सरी गिराते हैं तो 20 से 25-30 दिन का जो जब बिचरा हो जाता है, पौधा हो जाता है, तब आप खेत में ले जाते हैं। तो उसके बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत की तैयारी करने के लिए फर्स्ट में जो है किसान भाई आप खेत को पहली जो जुताई करते हैं उसमें कंपोस्ट, तो वो अगर कंपोस्ट देते हैं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और ये पहली जुताई के समय किसान भाई आप खेत में डाल देंगे कि आपके खेत में जिंक की कमी है पाया जाता है, तो उसको आप कंपोस्ट में ही मिला के पहली जुताई के समय ही आप खेत में डाल के बराबर मात्रा में पहली जुताई कर देंगे। 2-3 जुताई करेंगे किसान भाई, खरपतवार को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और अंतिम जब जुताई करते हैं किसान भाई तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो फर्टिलाइजर आप डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उसका भी एक अनुशंसा है। 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई सबसे पहले आप जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास को भी पूरी मात्रा आप खेत में बराबर मात्रा में छिड़क के अंतिम जुताई कर दें। तो किसान भाई जब आप फूलगोभी की खेती करते हैं और आगात में करते हैं तो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे और उसी कतार पर किसान भाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिचरे तैयार हो जाते हैं पौधशाला से, तो वो एक पौधे आप उसमें लगाएंगे। शाम के समय में अगर लगाते हैं तो ज्यादा बेटर है, वो किसी तरह का वो जो सूखने या धूप का जो प्रकोप से बच जाएगा। इसके अलावा सिंचाई में अभी तो बरसात का सीजन, आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता होती है, नमी की कमी होती है तो सिंचाई करेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप अवश्य जो है 25 से 30 दिन में पहली निकाई गोराई अवश्य करें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी भी हल्की हो जाएगी और पौधे का जो एरेशन होता है, जड़ का विकास होगा और स्वस्थ पौधे होंगे। और किसान भाई जैसे कि पौधे गोभी का करते हैं तो ईयरली में खास करके ये बरसात के सीजन में कीट व्याधि का थोड़ा प्रकोप होता है, तो आप डायरेक्ट सब्जी की खेती करते हैं तो हम लोग हमारे यहाँ से अनुशंसा भी है कि कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें। नीम निर्मित दवाई जो होता है आपके मार्केट में आता है, वो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप बराबर 7 दिन के अंतराल पर आप अगर उस पर स्प्रे करते हैं
तो कीट और व्याधि दोनों का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई गोभी की खेती करके अधिक से अधिक हमारे बिहार के किसान लाभ उठा सकते हैं। कम उपजाऊ और ऊसर भूमि में कुछ फलों की बागवानी से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, जिसमें से एक है करौंदा। करौंदा के फल से कई उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ ही इसके पौधों की खेत के चारों ओर बाड़ के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर आप इसके लाभ को देखते हुए करौंदा की बागवानी करना चाहते हैं तो किस तरह से इसके बाग की स्थापना की जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि करौंदा एक ऐसी फसल है कि जो सभी प्रकार की मृदा में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जब हम किसी भी बागवानी में बाढ़ की बात करते हैं कि पशुओं से निजात मिले और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कटीलादार पौधों में प्रयोग करें, तो उसमें सबसे अच्छा करौंदा आता है, इसलिए कि इससे हमें फल भी मिलती है और ये बाढ़ का भी काम करता है। साथ ही साथ इससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। करौंदों को रोपण करने के लिए गड्ढे का जो माप होता है वो रेखांकन करते समय आपको ध्यान रहे 3 मीटर लंबाई पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर हम रखते हैं। गड्ढे की खुदाई 1.5 फीट चौड़ा 1.5 फीट गहरा हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की खुदाई का यह कार्य मई-जून माह में किया जाना चाहिए और खुदाई के बाद 10 से 15 दिनों तक गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं ताकि तेज धूप से कीट इत्यादि नष्ट हो जाएं। 10 से 15 दिन पश्चात 30 सेंटीमीटर ऊपर वाली मिट्टी तथा गोबर की खाद को बराबर मिलाकर पहले भरते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाली मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद साथ ही भूमि शोधक के रूप में इन गड्ढों में डालेंगे तो आपको ज़मीन से जो हमारे जुड़े हुए कीड़े हैं जैसे दीमक वगैरह उससे निजात मिल जाएगा। भराई करते समय ध्यान रखना होगा कि ऊपर की निकली हुई मृदा नीचे जानी चाहिए और ऊपर की मृदा नीचे जाए, नीचे की मृदा ऊपर आ जानी चाहिए। भराई हम कर देते हैं। करौंदे के रोपण के पूर्व अब आपको प्रजातियों पे बहुत विशेष ध्यान देना हो। जो हमारी व्यापारिक दृष्टि से बाजार में प्रजाति बिकती है नरेंद्र 3, नरेंद्र 12, नरेंद्र 16, नरेंद्र 13 के नाम से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा विकसित की गई हैं और अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। जो हमारा लाल सफ़ेद करौंदा है जिसको हम अमेरिकन वैरायटी कहते हैं, इस प्रजाति को हम सेलेक्ट करें और इसी का रोपण करें। रोपण करने के पूर्व किसी भी पौधशाला पे करौंदे का रोपण जो होता है, जो पौधे तैयार होते हैं वो सभी पौधे बीज के द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में करौंदे को किसी भी केंद्रीय पौधशाला से, सरकारी पौधशाला से और आपके कृषि विश्वविद्यालयों से या अन्य पौधशालाओं से उनकी गुणवत्ता बीज और क्वालिटी यानी कि लाल और सफ़ेद का ही बीज होना चाहिए, उस पौधे का चयन करके आप ले आएंगे और पौधे से पौधे की दूरी के अनुरूप आप उसे गड्ढे में अपनी पॉलीथीन अर्थबाल जो भी है उसकी जो साइज़ है उसी हिसाब से आप माल का गड्ढा बनाएं, उसमें रोपित कर दें। मौसम अनुकूल हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे फुहारे पड़ने तो कोई आवश्यकता नहीं है। हल्की सिंचाई ऐसी दशा न होने पर आप करें और उसे छोड़ दें। कम रख रखाव, कोई भी कीट व्याधि इन पे नहीं लगता है। आप देखते हैं ये इतने रफ टफ पौधे होते हैं कि 4 से 5 साल तक कम पानी पाने की भी दशा में ये बहुत अच्छे विकसित होकर के एक बाड़ का रूप लेते हैं, एक अच्छे बगीचे का रूप लेते हैं। तो करौंदे की बागवानी की तरफ आज किसानों को आना चाहिए, चाहे वो फिलर क्रॉप के रूप में, चाहे बाड़ के रूप में, या स्वतः एक पूरी बगीचा ही क्यों नहीं करौंदे की रोपित करके अच्छी कीमत कमाई जा सकती है। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पलौड़ी, जिला नालंदा के कृषक सुरेंद्र कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में टीकाकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आफ्टर मानसून, जब मानसून के बाद जो है जितना भी बैक्टीरिया जनित और वायरल जनित रोग जो है जानवर में अभी
प्रभावित करता है, क्योंकि उसको एक अच्छा वातावरण मिल जाता है उस कारक को जो जानवर को प्रभावित करे। और साथ साथ ये होता है इस सीज़न में कि जानवरों का इम्यूनिटी थोड़ा डाउन हो जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है इस मौसम में जो है जानवर ज़्यादा ही बीमार पड़ता है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मैंने HS और BQ, गला घोटू रोग और लंगड़ी रोग जो है अभी सीज़न चल रहा है, और सरकार द्वारा भी जो है अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है डोर टू डोर डॉक्टर लोग जाके कर रहे हैं। तो इसमें किसान भाइयों को जो है ये वैक्सीन जो है HS और BQ का अवश्य लगवा लें। उसके बाद जो है फिर FMD का वैक्सीन जो है कि साल में 2 बार लगाया जाता है, एक मार्च के समय में और एक नवंबर के समय में। अगर ये 4 बीमारी का जो है किसान भाई वैक्सीनेशन जो है अगर करवा लें तो जो है जितने भी हम जानवर को बीमारी के बाद जो है ह्रास होता है दूध के क्षमता में, काम करने के क्षमता में, वो सबसे बच जाएगा। पहले तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी टीकाकरण करने आ रहे हैं उनको तो चाहिए कि वो जो कोल्ड मेंटेन होना चाहिए, जो उसका जो क्षमता हो टीका का वो बरकरार रहे। और उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि सवेरे ठंडा टाइम में चाहे तो हम सवेरे करवा लें या नहीं तो शाम में जो है पशु को टीकाकरण करवाएं। उसके साथ साथ जो है ये ध्यान दें कि हमारे जो पशु हैं वो उसमें तो किसी तरह का जो है एक्सटर्नल पैरासाइट जो जैसे किलनी हो गया, जू हो गया, उससे मुक्त रहे। उसको पहले हम लोग सफाई कर लें, उसका जो दवाई आता है उससे मॉप करके धो के उसको साफ़ कर लें। उसके साथ साथ जो है उसके अंतर परजीवी जो होते हैं उसको भी हम रखें ध्यान में कि वो भी उसका लोड नहीं हो। वो उसको कोई भी जो दवाई आती है जो इंटरनल पैरासाइट्स के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कोई भी जो है पैरासिटिक दवाई दे के उसका इंटरनल लोड कम कर लें पैरासाइट्स का। उसके साथ साथ जो उनके समय में जो है जैसे कभी वर्षा कभी धूप, तो इस समय में जो है जानवर को फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर का जो होता है जो मौसम का, तो थोड़ा सा जानवर को जो है अच्छा खाना दें और साफ़ सुथरा जगह में रखें। और जैसे वर्षा आए तो वर्षा से बचाएं, फिर ह्यूमिडिटी आए तो थोड़ा सा उसको हवा प्रदान करें, और विटामिन्स मिनरल्स ये सब का प्रयोग करें जिससे कि उसका प्रतिरोधक क्षमता बना रहे और कोई भी बीमारी से ये इसको दूर रखा जाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।